नमस्कार व्यूवर्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं काफ़ी वेटरन जो रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं मिस्टर मुकेश सक्सेना सर, जिनके पास इन सर्विस 40 साल का एक्सपीरियंस एलआईसी के साथ एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर और आफ्टर रिटायरमेंट 8 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस एज अ कलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव एलआईसी के साथ में, और फिर उसके बाद और भी एक्सपीरियंस 6 साल के ऊपर का जो रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं सारी लाइबिलिटी को देखते हुए। और क्या एक संदेश और क्या उस समय का क्या सिनेरियो था जब सर ने सर्विस में ज्वाइन किया था एलआईसी के साथ, और आज क्या चेंजेस हुए हैं जो लोगों के अंदर वो बदलाव आ रहे हैं। तो सर नमस्कार सर। कैसा सर क्या क्या महसूस करते हैं कि आज से जब आपने ज्वाइनिंग किया था 50 साल पहले का सिनेरियो क्या था और आज क्या है? अगर बिजनेस के हिसाब से देखें तो पहले बिजनेस की स्टार्टिंग जो है ये 70 के बाद ही शुरू हुई है। उसके पहले तो वही जैसा आज़ादी का माहौल और कोई डेवलपमेंट गवर्नमेंट है। मैं एल आई सी का नेशनलाइजेशन 56 में हुआ था। फिर धीरे धीरे ब्रांचेस बढ़ना शुरू हुई तो उसी हिसाब से वैकेंसी निकली। मैंने 72 में मैंने MSc किया था। उसके बाद फिर LIC में जगह निकली तो मैं शौकिया चला गया, मतलब मेरा इरादा था एकेडमिक लाइन में PhD ज्वाइन करेंगे, लेकिन नहीं। फिर मेरी पहली पोस्टिंग हुई अल्मोड़ा जाने का मुझे क्रेज़ था, उस चक्कर में ज्वाइन कर लिया। जी सर। फिर वहाँ थोड़ा अच्छा लगने लगा, मैं LIC में मैं ज्वाइन कर लिया, 2 साल रहा। फिर मैं लखनऊ आ गया, फिर LIC में ही रहा। LIC क्योंकि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है तो मुझे अच्छा लगता था। लोग आते थे, अब बीमा करते थे, मैं कुछ समझ नहीं पाते क्योंकि मुझे फील्ड का कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो लोग आते थे प्रीमियम जमा करते, मैं सोचते थे प्रीमियम जमा करना है। उस टाइम तो प्रीमियम भी आज की होती थी 22 रुपये, 26 रुपये, 32 रुपये। ये मैं 72 की बात कर रहा हूँ जी। तो अब वो देख के खैर मुझे लगता था, फिर मुझे भी लगता था मेरे पास आते थे डेवलपमेंट अफसर भी काम के लिए आते थे, और मतलब मार्केटिंग का स्टाफ एजेंट भी आते थे। तो मैंने ये सोचा कि यार इनका एक्सपीरियंस क्या है फील्ड में, क्या मुझे ABCD नहीं मालूम थी फील्ड की। जी। इत्तेफाक से मैं फिर ऑफिस में करते करते मैं लगभग हर डिपार्टमेंट मैंने 2-3 साल कर दिया। 87 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं फील्ड में जाऊँ। LIC में था कि डेवलपमेंट अफसर का बनना चाहते हैं तो स्टाफ से कुछ लोगों को वो रिजर्व रहता था सीट। ओके। मैं आ गया, फील्ड में आ गया, मेरी ट्रेनिंग हो गई, फिर पोस्टिंग हुई डिस्ट्रिक्ट ब्रांच लखनऊ में। मेरे पहले ब्रांच में जो थे वो थे मिस्टर VP श्रीवास्तव। उन्होंने मुझे मन को गुरु भी मानता, उन्होंने मुझे कहा कि अगर फील्ड में आ गए तो पीछे मत देखना। मेरे साथ 1 साल का लियन था कि अगर मैं नहीं सक्सेसफुल हूँ मैं वापस जा सकता हूँ। कहले ये मत सोचना कभी, नहीं तो सक्सेसफुल नहीं आओगे। तो सुन लो पिछला दरवाज़ा बंद हो गया। जी जी। उसके बाद मैंने काम करना छोड़ दिया। ये बात मैं 1987 की बता रहा हूँ। ओके। उस टाइम मोबाइल नहीं होता था, कन्वेंस भी बहुत कम लोगों के पास होती थी, सभी कुछ। LIC ने मुझे कहा कि स्कूटर ले लिया, उसके लिए स्कूटर के लिए एडवांस देते थे, लेकिन स्कूटर उस टाइम बजाज के स्कूटर 5-5 साल बाद मिलते थे। तो खैर वेटिंग काफ़ी चलता था। बहुत चलता था। खैर मुझे इत्तेफाक से मेरे बड़े भाई ने फॉरेन करेंसी से बजाज का स्कूटर दे दिया। ओके। अब मेरे पास एक लक्ष्य था। मेरे फील्ड में मैंने काम शुरू किया तो शायद 4-6 अक्टूबर 1987। ओके। मेरे ब्रांच में कहा देखो तुम्हें 31 दिसंबर तक कुछ करके दिखाना, क्योंकि मैं क्लोजिंग होती है 31 क्वार्टरली क्लोजिंग, फिर एनुअल क्लोजिंग मार्च में। ये मैंने फिर बताया, उन्होंने वो मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उन्होंने ही दी, कैसे एजेंट बनाने हैं कैसे। और कल बीमे का धंधा ना करो, सिर्फ एजेंट बनाओ। तुम्हारा काम है डेवलपमेंट अफसर, और डेवलपमेंट अफसर का मेन रोल होता है कि डेवलपमेंट ही मेन तो काम ही डेवलपमेंट का। एजेंट्स को रिक्रूट करो, एजेंट को ट्रेंड करो, एजेंट के थ्रू बीमा करो ना। जहाँ एजेंट को देखा तो वहाँ आप जाके पार्टी से बात करो। जी जी। मैं खैर नहीं जान लोगे आप, ये कुछ ईश्वर की मेहरबानी और कुछ अपना डेडिकेशन और कुछ हमें सपोर्ट ऑफिस का पहला मैंने किया। तो मैंने 31 दिसंबर को 1 करोड़ बीमा किया। ओके ओके। अब मुझे तो पता नहीं, मुझे तो पता था कि जिस दिन 31 दिसंबर को हुआ, 2 जनवरी को या 1 जनवरी को डिविजनल ऑफिस से बुलावा आया कि आपको DM साहब बुला रहे हैं। तो ब्रांच में लेकर वहाँ पहली बार LIC में मुझे
उन्होंने गारलैंडिंग की हार पहनाया। तो मुझे लगा जिस इंस्टीट्यूशन में बात मैंने काम किया, आज पहली बार किसी सीनियर अफसर ने सम्मान किया, सम्मान दिया, LIC ने सम्मान दिया। उसके पहले नहीं था, ऑफिस में काम करते थे। मुझे मतलब उस टाइम मैंने बहुत प्राउड फील किया। ओके। अब उसका जोश आ गया, और ये मेन होता है कि आदमी आपको सम्मान मिलता है तो अगले और सम्मान मिलता है। मुझसे DM साहब ने कहा कि ऐसा पहला करोड़ दिया, अब 31 मार्च क्लोजिंग में आप अच्छा काम कर रहे। फिर मैंने लगाना, फिर मैं एजेंट बनाता रहा। उस टाइम मेरे पास 23-24 एजेंट हो गए थे। करते करते फिर मार्च में मेरा अच्छा प्रेजेंटेशन रहा था, और उम्मीद तो मैं कर रहा 2 करोड़, लेकिन नहीं हुआ। 1.5 करोड़ के आसपास हुआ, लेकिन काम अच्छा हुआ। पहला इंसेंटिव जो मुझे मिला तो वो था करीब 56-57 हज़ार रुपये का। जी, उस समय की बात है। हाँ, 1988 में। और मेरी सेल थी उस टाइम शायद 44-45 हज़ार रुपये टोटल एनुअल। तो मुझे लगा कि क्या मतलब है। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो मैं बहुत अपनी वो भी नहीं करूँगा, तो लेकिन जर्नी आपकी बेगिन हो गई वहाँ पे बस एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर, और वो जर्नी आपकी 2012 तक चली। हाँ, और उसके बाद फिर मैं काम पे काम करता रहा, रिकॉर्ड भी करता रहा। मेरा डिवीज़न में, पूरे डिवीज़न में करीब 42 ब्रांचें थी। 42 ब्रांचों में डेवलपमेंट ऑफिसर, उसमें मेरा विदिन 10 रैंक रहती थी। ओके, ये और बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। और जो भी ब्रांच मैनेजर आता था, वो हमारे ब्रांच में 3-4 डेवलपमेंट अफसर ऐसे थे जो कि जिन पे ब्रांच मैनेजर भरोसा करते थे। ओके भाई, अब तो हमारी जी, तो सर मेरा सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये पूछने का मतलब है, जैसे आज का डिफरेंस दिखाई देता है एक बीइंग अ इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर जो आप उस समय जब आप किसी भी क्लाइंट से मिलते थे उसे, क्योंकि मुझे लगता है लिमिटेड प्रोडक्ट होते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती थी, गवर्नमेंट की PPF स्कीम होती थी, या और भी गवर्नमेंट या फिक्स डिपॉजिट वगैरह होते थे। और आज जिस तरीके से अवेयरनेस भी फैली है, और जिस तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कैपिटल मार्केट ने आगे इंट्रोड्यूस किया है और बहुत तेज़ी से मार्केट को कैप्चर कर रहा है, तो उस समय के इन्वेस्टर में और आज के इन्वेस्टर में आपको क्या बदलाव रहता है? क्योंकि आपके पास 50 साल का प्लस का एक्सपीरियंस है, तो क्या मतलब क्या फ़र्क दिखता है? देखिए, बदलाव तो बिल्कुल ज़मीन से आसमान तक हो गया। ओके। मैं अपनी कहता हूँ, मेरी जो जनरेशन थी, मेरी सोच थोड़ा अलग थी। जी, उसका जैसे मेरे बच्चों की सोच अलग हुई। बिल्कुल। हम समझाने जाते थे कि आपको फ्यूचर दिखाने के लिए कि अगर, और मोटा मोटा यही होता था कि आप इतने पैसे दीजिए तो हम आपका रिस्क कवर करेंगे इतने का। जी जी जी, ठीक है। इन केस अगर आपके साथ कोई कैजुअलिटी हुई तो आपकी फैमिली को हम पैसा देंगे इतना। वेरी गुड। और अगर नहीं कैजुअलिटी हुई तो जो भी टर्म आप फिक्स करेंगे 15 साल 20 साल, उसके बाद आपको आपका सारा पैसा और जो थोड़ा बहुत बोनस के नाम पे मतलब इंडोमेंट नेचर की पॉलिसीज ही चलती थी। हाँ, और इंडोमेंट में जो समेसोड होता था मेच्योरिटी पे और प्लस बोनस मिलके वो पैसा मिलता था और लोगों के लिए वही एक मेन कैपिटल होती थी। हाँ, और उसी से वो अपनी जो भी फ्यूचर की नीड्स या गोल्स हैं उसी से फुलफिल करते। हाँ, नहीं तो क्योंकि उस टाइम ऑप्शन नहीं थे। मार्केट में ऑप्शन क्या था? एक PPF था जी, कुछ डाकखाने की सेविंग स्कीम थी जी, राइट, और बैंक में RD थे जिनका उस टाइम था खैर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होता था, 14% तक होता था, तो लोग बैंक को ज़्यादा प्रेफर करते थे। और उसके बाद तो हमको इंश्योरेंस करने के लिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी कि उनको 14% से हम 3% पे लाना पड़ता था। हाँ, क्योंकि PPF का रिटर्न भी बहुत अच्छा हुआ करता था। PPF का भी, NSC का भी। अच्छा, जो इनकम टैक्स पेयर थे उनके लिए कई ऑप्शन थे, PPF थे, NSC थी, सबके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो पैसा ब्लॉक हो जाता था। ओके। हम उनको यही दूसरे बीमा जब करने जाते थे तो जनरली मतलब मेरा तो बड़ा उस टाइम बड़ा एक्सपीरियंस ये रहा कि लोग कहते थे इंश्योरेंस के अलावा कोई बात करो। मैंने कहा मैं तो साहब इंश्योरेंस आया हूँ, इंश्योरेंस का नमक खाता हूँ, इंश्योरेंस की बात करूँगा, बाकी आपके ऊपर आप ले ना ले, मेरा काम है आपको समझाना। बिल्कुल सही। जो मुझे प्रोडक्ट मिला तो मैंने काफ़ी उसमें किया और करता था। और मुझे याद है कि एक बार अगर कहिए तो एक एक्सपीरियंस में। हाँ बिल्कुल सर, ये मैं एक बार जा रहा था हुसैनगंज चौराहे पे, मुझे ट्रैफिक वाले ने रोका कि आप हाथ नहीं देखा आपने और वो आप निकले जा रहे हैं। मैं भैया गलती तो है ही है मेरी, मुझे क्या करें, मैं एक बीमा करने जा रहा हूँ,
बिल्कुल सही बात। और वो पार्टी निकल जाएगी, इसीलिए मैं जल्दी में था, मैंने देखा नहीं। अब आप कहिए तो मैं अभी लौट के आता हूँ आधे घंटे में, कि आप जो कहिएगा करो। तो उसने इतना ही कहा कि आप बीमा में काम करते हैं? मैंने कहा, कल मेरा काम है बीमे का, तो आप करवा देंगे? तो मैंने कहा करवा दूँगा, लेकिन मैं अभी आता हूँ। खैर उसने कह दिया। फिर लौट के आया, मैं उससे मिला। वो सुल्तानपुर पता नहीं कहीं का था, उसका वहाँ पे पॉलिसी कल प्रीमियम जमा करने में बड़ी दिक्कत होती। अच्छा, तब कंप्यूटराइज ऑनलाइन था नहीं। बिल्कुल सही बात। सुल्तानपुर प्रीमियम सुल्तानपुर में ही जमा होता होगा। हाँ, लखनऊ में 7 ब्रांचें थी, तो लखनऊ में एक सेंट्रलाइज कैश कलेक्शन सेंटर था, वहीं जमा होता था, चाहे वो चौक की पॉलिसी हो चाहे कहीं। तो मैंने कहा मैं जमा करवा दूँगा, तुम ऐसा करो, मेरा ऑफिस का ये एड्रेस है, तुम कार्ड दे दिया। मैंने कहा तुम आ जाना कर। है वो 3-4 दिन बाद आया। मेरे सुल्तानपुर में 25 लोग थे, मेरे साथ के डेवलपमेंट अफसर थे। मैंने उनको टेलीफोन से बात किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है, तो हम किसके हाथ कर लें। वो असल में हमारे क्योंकि डिविजनल ऑफिस में आते आते रहते थे लोग, तो मैंने उसका पैसा भिजवा दिया, 2-3 दिन रसीद आके, और जाके मैंने उसके दिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि मुझे ट्रैफिक पुलिस से बहुत इंश्योरेंस मिला। अरे वाह, क्या बात। वो इतना कन्विंस हो गया, और उसने अपने भाई के नाम एजेंसी ले ली। इस तरह मैंने बहुत लोगों को कन्विंस किया और एजेंसी ले ली है। मेरे पास एक टाइम ऐसा जब 110 एजेंट हुआ करते थे, तो बाद में आज भी मेरे एजेंट जिनको मैंने 0 पे, उस टाइम असल में एक चीज़ और थी, उस टाइम ये कंपनियां बहुत शुरू हो गई थी, जो आरडी वाली फाइनेंस कंपनियां पैसा ले लेके भाग जाती थी। मैंने टारगेट किया उनका के एजेंटों को टारगेट किया, यानी चिट फंड टाइप की कंपनी। चिट फंड बहुत सारी थी। फिर मैंने उनके एजेंटों को टारगेट किया। मैंने कम से कम 20-22 एजेंट उन्हीं के बनाए, जिसमें क्योंकि आप एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं, जहाँ पर पूरा सॉवरियन गारंटी है। उनको बताते थे कि भैया इसमें कोई भागे वाला नहीं है, कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि चार्ज मिलता है रिन्यूअल कमीशन का। तो आज की डेट में मेरे एजेंट हैं जो कि जब वो मैंने एजेंसी तब 22-23 साल के थे, आज 60 साल के हो गए। और लेकिन सर उनको भी, जैसे वो कभी आपसे एक्सपीरियंस के लिए आते होंगे, कुछ आउटकम के लिए, कुछ आउटपुट आपसे लेने के लिए आते होंगे, तो वो भी, जैसे मैं भी आपसे मिलता रहता हूँ, मैं तो उनको ये नहीं लगता कि जो चैलेंजेस उस समय थे और जो चैलेंजेस आज हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। जैसे कि क्लाइंट क्या होता था, क्लाइंट के सामने ऑप्शन कम होते थे, तो वो यूजुअली इंडोमेंट पॉलिसी या फिर वो गवर्नमेंट की स्कीम या पीपीएफ इनमें या बैंक डिपॉजिट में करता था। लेकिन आज जो है, जिस तरीके से कैपिटल मार्केट ने बहुत तेज़ी से बूम पकड़ा हुआ है, लोग जो है जल्दी लिक्विडिटी जल्दी चाहते हैं और उनके पास टाइम नहीं, यानी पेशेंस की कमी हो गई। तो ये वो कैसे उस चैलेंज को फेस करें, या क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को? अब देखिए, अब तो बिल्कुल सब वही सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है। जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों में पेशेंस नहीं रही। जी जी। पहले हम पॉलिसी 25 साल की 20 साल के बाद अगर देते 25 साल तो थोड़ा सा वो होता था, लेकिन पेशेंस 20 साल तक उसकी पेशेंस बन गई। अब क्या है, आज रहता है कि आदमी पैसा आज हम लगाएं और 6 महीने बाद हमको डबल मिल जाए। बिल्कुल। वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, जैसे ये हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं जी सर, मैं और मैं इनके ऊपर टोटल ट्रस्ट करता हूँ। जो ये राय देते हैं मैं करता हूँ, क्योंकि उस फील्ड में मेरा बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं रहा, तो लेकिन जो ये बताते हैं और जो पेपर में और उसमें पढ़ता रहता हूँ, तो अब ये कि तो मेरे पास कोई जल्दी नहीं, मेरे पास कोई टारगेट नहीं, मुझे 6 महीने में पैसा, क्योंकि पूरे रिटायरमेंट लाइफ आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, सारी लाइबिलिटी आपकी फुलफिल हो चुकी है। तो अब मेरा तो ये है कि भैया ठीक है, मेरा तो पैसा वो जो आपके पास है या आपके थ्रू इन्वेस्टेड है, वो अगर मैं बाई चांस नहीं रहूँ तो मेरे घर वाली को ले दूँगा। अरे नहीं सर, अगर नहीं है तो जब ज़रूरत होगी, मैं आपसे कहूँ, हुआ भी कई बार ऐसा हो, मुझे ज़रूरत पड़ी तो दूसरे पैसा ला के दे दिया ना अकाउंट में। आप वो सब चीज़ें अकाउंट में होता है, वही मतलब जो टैट है वो अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और अच्छा अप्रिशिएट हुआ, पैसा भी अप्रिशिएट हुआ। लेकिन अगर एक्सपेक्ट मैं ये करूँ कि आज मैं 100 रुपये इन पर इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहा हूँ, 2 साल बाद ये 300 रुपये दें, पहले था कुछ साल ना मैंने भी शेयर में लगाया पैसा, लेकिन मुझे लगा कि उसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट और थोड़ी नॉलेज चाहिए। जी सर। हर आदमी नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में एक बात है, शो करें, आज की डेट में भी सब कहते, सब करना कोई नहीं चाहता। जायसवाल जी को पैसे दे दिए, जायसवाल जी, अगर मान लीजिए जायसवाल क्या भैया आजकल मार्केट डाउन है और जो 100 रुपये लगाए थे 90 रुपये लग गए हो गए हैं, तो जायसवाल जी को लोग गालियाँ देना शुरू कर। सही बात है। और अगर बढ़ गए तो थैंक्स भी नहीं कहेंगे।
लेकिन ये- सर वो तो चलिए वो तो रहता है, लेकिन मुझे भी एज अ प्रोडक्ट देते समय सारी चीज़ें बतानी रहती है क्लाइंट को कि क्या आपका शॉर्ट टर्म गोल है, या हमें भी क्लाइंट को रिस्क प्रोफाइलिंग करना चाहिए। और मतलब एज अ डिस्ट्रीब्यूटर या एज अ और जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सभी ये चीज़ें करते हैं, क्योंकि टाइम टाइम पे रेगुलेटर भी ये सिकंजा रखता रहता है, वो नॉर्म्स ऐसे टाइट करता है फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, कि आप कोई गलत ऐसी या कोई पोंजी स्कीम या ऐसा आप लोगों के सामने ग्रीड ना दिखाएं कि आपका पैसा 2 साल में डबल। बट क्लाइंट भी क्या होता है, जैसे जो आज का क्लाइंट है उसे भी ये लगता है कि ये पर्टिकुलर जो है साल भर में पैसा डबल कर रहा है, तो वो उस ग्रीड के चक्कर में पड़ जाता है। तो इसको कैसे, मतलब क्या आप एक हम मैसेज देखिए, देना चाहेंगे? मैं तो एक वो एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। इन्वेस्टर जो है, मैं इन्वेस्टर हूँ, ये इन्वेस्टमेंट, मैं इन्वेस्टर कम का, ये मेरे सर्जन है, जी मैं सर। पेशेंट हूँ। ये सर्जरी जो करेंगे, अब सर्जरी करने वाले को बहुत है, हर डॉक्टर करके फेमस नहीं होता है। आज डॉक्टर मजहर हसन हैं यहाँ के, न्यूरो सर्जन है लखनऊ के, उनका अपॉइंटमेंट ऑनरी वे में भी कम से कम 4-5 महीने से पहले नहीं मिलेगा। और कुछ न्यूरो सर्जन ऐसे हैं जो चले जाइए अभी फीस जमा क्योंकि उनका ये भी डाउटफुल रहता, प्लेस भी नहीं रहता, वो कहाँ मिलेंगे, मैक्स में मिलेंगे। लेकिन आदमी वहाँ जाता है, 3 महीना वेट कर लेता है, नहीं जाता। इसी तरह इस फील्ड में जितने ट्रेंड हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, उनका काम अच्छा। और एक बार, और इनके पास जो क्लाइंट भी होते हैं बड़े सिलेक्टेड होते हैं। सही, ये हर एक के पास जा भी नहीं सकते, और जाएंगे भी तो इनको डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि हम जैसे हैं, हमारे जैसे मान लीजिए इनके पास 50 कस्टमर है तो इनका हेडेक नहीं कुछ, इनको मालूम हम जो राय देंगे वो करेंगे। हम इनसे पूछते नहीं, हमने कहा भैया जिस स्कीम में हो उसमें तुम स्विच ओवर कर दो जब कुछ हो। तो अब ये सब चीज़ें, अच्छा इनकी सर्विस क्यों वेल एजुकेटेड, इनको हर चीज़ मालूम है, नियम कानून सब मालूम है। ये नहीं कि अच्छा हम पूछ के बताएंगे या कुछ नहीं, या इनको नहीं भी कॉन्फिडेंस है। अगर इनको कॉन्फिडेंस नहीं भी है तो भी ये अपना हमारे पास कहेंगे ठीक है हम आपको बताते हैं। तो हमने कहा हमारे तो ये होता है कि अगर आप लीजिए, क्योंकि मेरा इनका परिचय बहुत शुरू में नहीं था, ये बस इतना था कि ये इंदिरा नगर ब्रांच में मैं जाता था तो इनसे मेरी मुलाकात हो गई। शुरू में तो एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया, फिर करते करते फिर मैंने जब ज़्यादा करना चाहा, फिर मैंने इनको कुछ रेफरेंस भी दिए। जी सर। अच्छा, तो अब कारण क्या कि मैं रेफरेंस देना भी बहुत ज़्यादा, इसलिए कि आदमी का अगर टेस्टेड नहीं है तो रेफरेंस देना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है सर। लेकिन जब टेस्टेड थे, मैं जानता था, मैंने जिनका भी रेफरेंस दिया उनसे कहा कि वो बहुत है। और सबसे बड़ी चीज़, और उनके एक्सपीरियंस भी ठीक ही रहे हैं, और उनके एक्सपीरियंस भी ठीक रहे, आज तक किसी ने कंप्लेंट नहीं किया। तो मेरा कहना यह है कि आजकल के सिनारियो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अरे गहरे एजेंट से नहीं, आप पहले देखिए उस एजेंट की नॉलेज कितनी, उसकी क्लाइंटेज कैसी है, उसका अपना कहीं कोई ठिकाना है। अभी जैसे इनको ऑफिस की कमी खल रही थी, इन्होंने एक ऑफिस बना दिया। नहीं ऑफिस सर, घर पे तो मैं कॉपरेट कर रहा था, और घर नहीं, फिर हमने एक आउटसाइड भी ऑफिस है। मतलब ऑफिस है कि आदमी थोड़ा वो लगता है उसको। मैं अभी बड़ा लोग कहते थे अपना आपका आपकी, मैंने कहा मुझे तो LIC दफ्तर ही काम करना, मैं तो नौकरी करता हूँ। बाद में मैंने अपना चैम्बर एक बनाया था जिसमें मैंने फिर कलेक्शन सेंटर का भी एक फ्रेंचाइजी ले ली थी LIC की। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका ऑनेस्टी होनी चाहिए। जी जिसके लिए ऑनेस्टी तो सर बगैर किसी भी बिजनेस में ऑनेस्टी के बगैर कोई काम नहीं चलेगा सर। मैं कर देता था, इसका रिटर्न बहुत कम। LIC जब मैं करता मैं कहता रिटर्न देखिए आपको PPF उससे कम करना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देता था जिसकी वजह से मैंने हमारे एजेंटों ने बहुत सारे बीमे किए। मुझे याद है मैं एक बार HL में गया था बीमा करने, तो वहाँ पर एक साहब थे, तो 2 उनके बच्चे थे, कनेक्ट करेंगे, और तब वो ग्रुप इंश्योरेंस ये सब नहीं होता था। जी। तो मैंने कहा साहब एक पॉलिसी कल नहीं, पॉलिसी नहीं है ये वो। मैंने आपके कितने बच्चे? क्या 2 बच्चे। मैं तीसरा कुछ हो रहा है? तो मैंने कहा मैं तीसरा बच्चा एक गोद ले लीजिए जी, मैं आपको देता हूँ। कहना मतलब समझे नहीं, हमने आप LIC समझ लिए तीसरा बच्चा पाल रहे। आप 25 साल तक, आप हर बच्चे से उम्मीद करते हैं 25 साल तक करेगा, उसके बाद आपको कुछ वो हेल्प करेगा। 25 साल के पहले आप उससे हेल्प की या फाइनेंशियल असिस्टेंस की नहीं एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। मैंने कहा इसको 25 साल का, मैंने उनको बताया 25 साल का एक प्लान ले लीजिए, 1 लाख का प्लान ले लीजिए, 5,000 रुपये साल का प्रीमियम आएगा एंडोमेंट का आपके लिए। अब वो आप जो है समझ लीजिए कि 25 साल के बाद आपको 2-2.25 लाख रुपए मिलेगा।
इस बीच में अगर आपके साथ कोई कैजुअलिटी हुआ है तो और बच्चे तो किसी लायक नहीं, यंग हैं, छोटे हैं, इनफैक्ट तो वो तो कोई मदद नहीं कर सकेंगे, पड़ोसी नहीं करेंगे, रिश्तेदार नहीं करेंगे। लेकिन आपको 1 लाख और प्लस थोड़ा बहुत जो बोनस अगर मिल गया, इंटाइटल हो गए तो मिलेगा, और नहीं तो वही मैच्योरिटी पे आपको 2 लाख है, वो लड़का समझ लीजिए तीसरा लड़का, उसको फिर आप 12% 13% लगा दें तो आप समझ लीजिए वो हमेशा मंथली आपको मिलता रहेगा। वो तीसरा लड़का आपको, 2 लड़के भले ही आपको हेल्प ना करें, शादी ब्याह हो जाए नहीं करेंगे, लेकिन वो तीसरा लड़का करेगा। फिर मैंने उसको एक प्रिंट आउट बनवाए, मैंने अपने एजेंट को दिया, तो मेरे एजेंट ने उस साल बहुत बीमा किया कि ये तीसरा बच्चा, उसका हमने प्लान ही रख दिया था तीसरा बच्चा। नहीं सर, ऐसे आइडियाज़ हुआ करते थे इंश्योरेंस में बेचने मैं के। यही करता हूँ, मैंने कभी चीटिंग नहीं की। आज भी मेरे पुराने पॉलिसी होल्डर जो मिल जाते हैं कभी, तो आज भी उसी लेकिन सर वही चीज़ है ना कि इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो थोड़ा बहुत रिटर्न के साथ कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है। नहीं, रिटर्न नहीं, वो रिटर्न तो उस टाइम देखिए, उस टाइम ये सब पॉलिसी, हाँ, प्रोडक्ट भी नहीं थे। प्रोडक्ट नहीं थे। मैं 2012 में रिटायर हुआ, उस टाइम शुरुआत हुई थी। हाँ, आज की डेट में आदमी कहता मैं साहब इंश्योरेंस में 25 साल कर लूँगा भी तो मैं टर्म इंश्योरेंस ले लूँगा। सही बात है। वो जो रियल एक्चुअल इंश्योरेंस जो है, जिसका कंसेप्ट है कि एज अ मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, वो कहता है कि मैं टर्म इंश्योरेंस ले लूँ, लेकिन टर्म इंश्योरेंस एक बात है, एक सेगमेंट है सोसाइटी का जो टर्म इंश्योरेंस चुका देता है। लेकिन लाला जी हैं जिनकी दुकान है, जिनकी कमाई साल में महीने में 15,000 20,000 रुपये, वो टर्म इंश्योरेंस नहीं करते। हाँ सर, वो टर्म इंश्योरेंस के कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं, आपको ITR चाहिए, रेगुलर इनकम कैसे दिखाएंगे, तो प्लस मेडिकल ग्राउंड्स वगैरह भी, वो तो सभी जगह चाहिए। मेडिकल ग्राउंड के अलावा भी वो जब उनको लगता था जो पैसा हम दे रहे हैं वापस नहीं होना है, हाँ, ये एक थोड़ा सा, तो अब उनको ये लगता था कि अरे यार तो ये पैसा, अच्छा उनको ये नहीं लगता था कि हमारे 50 लाख का रिस्क कवर है। वो नहीं, वो भूल जाते थे, वो कहते थे हाँ यार पैसा तो हमने दिया। इस सोसाइटी में एक पार्ट ऐसा है जो कि इस चीज़ों को समझता भी है, मैक्सिमम पार्ट, हर आदमी यहाँ पे, हाँ, क्योंकि हर कोई इंश्योरेंस का कंसेप्ट नहीं समझना चाहता है, इंश्योरेंस का कंसेप्ट नहीं समझता है, इन्वेस्टमेंट क्या करता है। अरे आजकल सैलरी, पहले साहब सैलरी होती थी, मैं बताऊँ, मैं 72 में जब सेलेक्ट हुआ तो मेरी सैलरी थी 297, 280 रुपये नियर अबाउट। अच्छा, और मेरा मतलब 300 रुपये के आसपास। 300 के आसपास। अल्मोड़ा चला गया था तो वहाँ मुझे करीब 45 रुपये डेली अलाउंस मिल जाता था, बस। और ये एक इन्फ्लेशन का पार्ट है। मैं सर यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है, नहीं तो प्रॉब्लम उस टाइम आदमी का पैसा भी नहीं होता था। मतलब आज के समय में, मतलब आप आज से और 54 साल पहले जब आपकी पहली ज्वाइनिंग 1972 में हुई थी तो 297 रुपये सैलरी थी एज मतलब अगर हम इन्फ्लेशनरी पकड़ें तो आज अगर कोई मतलब ज्वाइनिंग करता है LIC में जिस टाइम पे आपने जिस पोस्ट पे, तो उसकी क्या सैलरी होनी चाहिए अप्रॉक्स? उसकी सैलरी 39,000 शुरू होती है आज के समय में। मतलब 200 जिस रैंक में मेरी पोस्टिंग हुई थी, हाँ, उसी रैंक का सेम रैंक का आदमी अगर आज अपॉइंट होता है, हाँ, तो 39,000। 30 मतलब क्लरिकल असिस्टेंट से आपने स्टार्ट किया था, जो एक असिस्टेंट पोस्ट होती, तो वो 280 रुपये जो आज 54 साल पहले 297 रुपये सॉरी जो सैलरी हुआ करती थी, आज उसका बेसिक पे होगा लगभग 39,000 रुपये। तो आप इन्फ्लेशन देखिए कितना तेज़ी से। और मैं जब रिटायर हुआ तो मेरी सैलरी थी टोटल मिलाकर करीब 47,000, और जब सर रिटायर्ड हुए 2012 में तो वही सैलरी 48,000 के आसपास थी। अच्छा, और आज की डेट में मेरे ही रैंक का आदमी, मेरे स्टेटस का, उसकी सैलरी होती है 1,26,000 जो रिटायर्ड हो रहा है। नहीं, रिटायर्ड की बात ज्वाइनिंग, हाँ ठीक। और उसकी पेंशन होती है करीब 76,000 रुपये। ये एक इन्फ्लेशनरी फ़र्क आया। तो अब आप ये देखिए कि इनकम बढ़ गई है। लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई उतनी नहीं बढ़ी। पहले गेहूं होता था 3 रुपये 4 रुपये किलो, 3 रुपये किलो था उस टाइम। आज गेहूं के रेट है 30 रुपये किलो, तो वो 10 टाइम ही बढ़ा। 10 टाइम बढ़ा, लेकिन सैलरी तो 1000 टाइम्स भी। अब आप देखिए, पेट्रोल है, पहले पेट्रोल मैंने जब स्कूटर लिया तब मैं पेट्रोल जो था वो शायद 7 रुपये 8 रुपये लीटर था। आज की डेट में 94 रुपये, बहुत नहीं बढ़ा। अब क्या चीज़ है, लोगों के शौक बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गया, हर चीज़ होनी चाहिए घर में। अब फ्रिज भी है, पहले हम लोग बहुत मुश्किल से तो फ्रिज लिया था। सही बात। 165 लीटर का फ्रिज आता, तब आता था 8,000 रुपये का, तो वही बहुत महंगा लगता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आज फ्रिज लेता है आदमी, डबल डोर का लेता है, 300 लीटर का लेता है, वो करीब आता है कि नहीं, टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट भी हुआ ना, तो उसका भी वो अफोर्ड कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। पैसा है, पैसा है।
अब उसके दिमाग में जब आता है, बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा इस तरह के शौक नहीं होते, उनका होता है इन्वेस्टमेंट करें। अब उस टाइम इन्वेस्टमेंट जब करने का उस मूड में होता है, उस टाइम उससे अगर कोई सही आदमी टकरा गया, हमारे इनके जायसवाल जैसे टकरा गया, तो आप समझिए उसका फ्यूचर अच्छा हो गया फाइनेंशियल में। और वरना वो इसका टकराएगा, किसी और को देगा, फिर वो देगा, वहाँ का माइनस हो गया, वो कहेगा भैया मैं पता नहीं था, मार्केट बहुत ख़राब हो गया, मतलब 50 बहाने बनाएगा। कारण क्या है, ना उसने स्टडी किया, ना उसने कोई कोर्स किया, ना उसका पास कोई सर्टिफिकेशन है, सब कुछ है, वो खाली फील्ड में किसी के जरिए आ गया और किसी के अंडर में काम कर रहा है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। अगर वो पैसा आपका चला भी गया तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो जवाबदेह भी नहीं है। तो इसलिए हमको तो ये लगता है कि आज के सिनारियो में अगर आपके पास पैसा है, सरप्लस है, तो आप पहले सबसे पहले उस पैसे को इन्वेस्ट करने के पहले सही आदमी देखिए, और सही आदमी देखने के लिए आपको फील्ड में आपको देखिए राइट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अगर नहीं है तो फिर अब मैंने तो इतने साल नौकरी की, तो मैंने कहा अगर मैं गलत सलाह देता होता तो मैं तो नौकरी, मेरे एजेंट आज हैं जिन्होंने 0 शुरू किया और वो 2 गाड़ियाँ मेंटेन की। नहीं सर, सच में उनकी अच्छी चेयरमैन क्लब के मेंबर हैं, हमारे क्लब मेंबर होते हैं, चेयरमैन क्लब के मेंबर है, जो MD प्रेस्टीजियस क्लब होता है LIC का एज ए एजेंट के लिए। तो केवल मेरा एक बताएं, ईमानदारी से काम करो और जो सही है वो बताओ, डांट में ना करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा इंसाइटफुल आपसे मुझे मिला, और मैं भी कोशिश करता हूं और करता रहूंगा कि हर क्लाइंट को पूरी ईमानदारी से और पूरी इंटीग्रिटी के साथ और जो भी बेस्ट नॉलेज गेन करके मैं क्लाइंट के लिए सही से सही एडवाइस करता रहूँ। अच्छी एडवाइस करें, और जी सर, मुझे लगता है कि आपको क्लाइंट की कमी नहीं पड़ेगी। जी और क्लाइंट ऐसे होने चाहिए जो कि आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करें, और ट्रस्ट जब करेंगे जब हम सही एडवाइस देंगे, पूरी सही एडवाइस देंगे। और एक बात है, आप समझ लीजिए एक तरह से वो भी है कि आपको मालूम है इस इन्वेस्टमेंट में इतना प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। आप उसको ये भी बता दीजिए कि ये हिसाब जो हम लगा रहे हैं, आप उम्मीद ना करिएगा 3 महीने बाद ये पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, माइनस भी हो सकता है। 10,000 लगा रहे तो हर प्रोडक्ट के अपने प्रोस कॉन्स होते हैं। अगर फिक्स्ड इनकम है तो वहाँ पे भी रिस्क है, हर जगह हर फॉर्म में लिखा आता है, रिस्क लिखा आता है। लेकिन इसीलिए ये है कि अभी इनके ऊपर टेस्ट करिए 1 साल का, आपका और टाइम नहीं है अगर, तो आप बैंक में डालिए। बिल्कुल सही बात। तो अगर गोल आपका शॉर्ट टर्म है तो अगर आपका टाइम है, चलिए ठीक है, जब कभी ज़रूरत होगी 2-4 साल 5 साल में कभी ज़रूरत होगी, हम इनसे कहेंगे भैया, और वो भी ऐसा नहीं कि हमारे सारे विड्रा कर दीजिए। मैं तो इनसे कहता हूँ भैया मुझे 2 लाख चाहिए, ये कहते ठीक है, मेरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो 2 लाख ये अपना इन्होंने कर दिया, इन्होंने मैनेज किया कि किस फंड से हम इनको पैसा निकाल के दे दें, दे दिया हमको। वो तो सर प्रोडक्ट एक्सपेक्ट भी होता है, और क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइलिंग सबसे पहले मैटर करता है। तो मैं तो इनको इन्वेस्टर भी करता हूँ, इनको अपना बैंक भी मानता हूँ। नहीं सर, थैंक यू सर। बैंक का कितना है, जब चाहिए पैसा ले लीजिए, जब चाहिए फिर दे दीजिए, इनको अगर जरूरत नहीं है, तो वो चीज़ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। बहुत आपका अच्छा रहा, वरना मुझे भगवान, मेरा आशीर्वाद यही है कि आप दिन रात तरक्की करें। थैंक यू। नमस्ते सर।